अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? इस वीडियो का मकसद है कि मेरे पास कुछ बड़े कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। लोग इस बात की कंसल्टेंसी करने की कोशिश करते हैं कि जनाब किस बिज़नेस मॉडल को चूज़ किया जाए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है इंटरनेट पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। तो लोग ये सवाल करना ज़रूर चाहते हैं कि जनाब किस बिज़नेस मॉडल को चूज़ किया जाए, क्या होलसेल में जाएं, ड्रॉप शिपिंग में जाएं या प्राइवेट लेवल में जाएं। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि हम एक सिंपल सी वीडियो ये ज़रूर करें और इसमें ये एक्सप्लेन करें कि जी क्या इसमें आपके लिए फ़वाइद या नुकसानात हैं, कौन से बिज़नेस मॉडल को चूज़ करना चाहिए आपको, आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन को देखते हुए डिसाइड आप ही करेंगे। मैं सिर्फ आपको प्रॉस एंड कॉन्स बता दूंगा सबके, और अल्टीमेटली ज़रूरी नहीं है कि आप भी मेरी राय से इत्तेफाक करें, या हो सकता है आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जिस बिज़नेस मॉडल को मैं मुनासिब नहीं समझता उनके बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसमें, लेकिन उनकी सिचुएशन डिफरेंट थी इसलिए उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। कॉमन सिचुएशन डिफरेंट होती है इसलिए एक्सपीरियंस नेगेटिव रहता है। तो इट रियली डिपेंड्स। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं होलसेल एफबीए से। होलसेल एफबीए अमेज़ॉन पे जो हम करते हैं, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि दिस इज़ द सेफेस्ट बिजनेस मॉडल, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट जो लेजिटिमेट या ऑथेंटिक या ऑथोराइज्ड होलसेलर्स हैं आप उनसे परचेज करते हैं। ये होलसेलर्स उसी मुल्क के होंगे जिस मुल्क में आप सेल कर रहे हैं, यानी कि वहीं के थर्ड पार्टी ब्रांड्स होंगे जिनके प्रोडक्ट्स आप परचेज करेंगे और सेल करेंगे। ठीक है। अब इसमें आईपी कंप्लेंट्स के चांसेस नहीं होते। इसके अंदर आपको पिक पैक एंड शिप खुद नहीं, यानी कि ऑर्डर फुलफिलमेंट आपने खुद नहीं करनी, क्योंकि आप परचेस करेंगे होलसेल जो स्टॉक जो परचेस करेंगे वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवाएंगे और अमेज़ॉन खुद ही उसे पिक पैक एंड शिप भी करेगा। अमेज़ॉन खुद ही कस्टमर सर्विस भी देगा, इसलिए आपको कुछ ही नहीं करना पड़ता। आपका जो मेन फोकस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है सोर्सिंग पे। होलसेल में सोर्सिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हैं डिफरेंट होलसेलर्स के साथ, जो कि बाज़ वक़्त मुश्किल भी हो जाते हैं बनाना। टाइम लगता है, काम होता है। लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, $1 लाख से बहुत ऊपर आराम से लेकर चले जाते हैं अकाउंट्स को अपने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी लगाते हैं और इसमें प्रॉफिट मार्जिन आप आराम से 20-25% तक देखते हैं। 20 से 25% मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप एक अच्छी कंफर्ट जोन में बिजनेस कर रहे होंगे तो आप इतना प्रॉफिट मार्जिन इसमें देख रहे होंगे। और बाज़ औक़ात ऐसी भी सिचुएशन बनती है कि किसी छोटी प्रोडक्ट पे आप काम करें $1-2 की और बिक रही है $10 की, तो आफ्टर एक्सपेंसेस और फीस वगैरह निकाल के आपको शायद $1 उसके ऊपर बच जाए, तो ये 100% प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, और इतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ, आई मीन सेल्स इतनी ज़्यादा एक ही प्रोडक्ट की नहीं होती। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट सेल्स हो रही हैं, डिफरेंट वॉल्यूम आपको मिल रहा होता है। ख़ास अच्छी बात यह है कि आपको बहुत बड़ा बजट नहीं चाहिए। आप 1500, 1000, $2000 से आराम से स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को। एक रिक्वायरमेंट जो आपके ऊपर आती है वो ये आती है कि आपको कंपनी चाहिए, एलएलसी या लिमिटेड कंपनी यूके में, एलएलसी यूएस में, और आईटीन वगैरह चाहिए होता है ताकि आप टैक्स परमिट वगैरह बना सकें। अगर आपका कोई बंदा है वहाँ पर, कोई पार्टनर या दोस्त या कोई आपको जो हेल्प कर दे, जो खुद अपने नाम पे बनवा ले, तो फिर तो ये मसला भी आपका बड़ा आसानी से हल भी हो जाता है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मामले में हल हो जाता है। अगर आप खुद कराते हैं तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, फिर $700-800 आपके $900 तक भी लग जाते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करने की बात है तो आप इसमें $500 से भी शुरू कर सकते हैं, $1000 से भी कर सकते हैं। वो तो वही बात होती है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें नुकसान का जो रेशियो है वो बहुत बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल लाइक ऑलमोस्ट 0%। क्यों? क्योंकि इसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स का स्टॉक आप बहुत ज़्यादा नहीं परचेज करते शुरू में, आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक भेज रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आपको नज़र आता है कि जनाब कोई प्रोडक्ट आपकी नहीं चल रही है या प्राइस आपके बारे में नहीं आ रहा, आप कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उसमें छोटा मोटा नुकसान करके वो थोड़े से पीसेज आप निकाल सकते हैं और आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। और आपने ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैसा एक प्रोडक्ट पे नहीं लगाया था, इसलिए आपके लिए मसला नहीं है। तो ये बड़ा आसान एक बिज़नेस मॉडल है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और सेफ़ बिज़नेस मॉडल है, यानी कि अमेज़ॉन पे द सेफेस्ट बिज़नेस मॉडल जो मैं समझता हूँ वो होलसेल एफबीए है। दूसरा बिज़नेस मॉडल आपके पास आ जाता है ड्रॉप शिपिंग का, जो अमेज़ॉन पे हम करते हैं। अब इसके अंदर एक रिस्क भी है, इसके अंदर कुछ हैज़ल भी हैं, इसके साथ अपनी पॉजिटिव बातें हैं जो हम एक्सप्लेन कर देंगे।
रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर जो है इसमें वो सिर्फ इतना है कि आईपी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कॉपीराइट कंप्लेंट्स जो आ जाती हैं वो वायलेशन में जाती हैं, और जिसकी वजह से बड़े हाई चांस होते हैं कि आपका अमेज़ॉन का अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये इसलिए होता है कि ड्रॉप शिपिंग जो लोग रिटेलर से कर लेते हैं, यानी कि रिटेल सप्लायर्स जो सेलर्स जो हैं ऑनलाइन, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में अगर आप सेल कर रहे हैं और आपका वहाँ पे आपने वॉलमार्ट, सैम्स क्लब या कहीं और से सोर्स कर लिया है और आपके पास सेलिंग राइट्स नहीं थे, यानी कि आपने होलसेलर से परचेज नहीं किया था, इसलिए अमेज़ॉन आपसे इन्वॉइसेस मांगता है और अमेज़ॉन रिटेलर्स की इन्वॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं करता, तो अल्टीमेटली आप अपने अकाउंट से हाथ धो बैठते हैं। ये एक प्रॉब्लम इसमें है, लेकिन इसको हमने ओवरकम कर लिया है तकरीबन। वो इस तरह किया है कि मैंने जो ट्रेनिंग दी है, मेरा जो अपना कोर्स है, उसमें मैं एक प्रोसेस से आपको गुजारता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उस प्रोसेस को फॉलो करें, क्योंकि जब आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपके आईपी कंप्लेंट्स के या इस तरह के मसले के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं। उसमें फिर आपको वो मसला पैदा नहीं होता, ज़्यादा बहुत कम होगा या ऑलमोस्ट नहीं होगा। बस उसको उस प्रैक्टिस को फॉलो करना ज़रूरी है। जल्दबाजी में बाज़ औक़ात लोग प्रोडक्ट लगा देते हैं, जी वॉलमार्ट पे अच्छी नज़र आ गई, प्रॉफिट भी अच्छा है तो उठा के लगा दी। ऐसे नहीं होता। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, नया अकाउंट है, तो अल्टीमेटली आपका अकाउंट जाएगा, आपको सस्पेंशन भी देखनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर, ये एक रिस्क फैक्टर है जिससे आपको बचना है। इसके साथ अच्छी बात ये कि ग्रो बड़ा स्पीड से हो सकता है। आप एक साल में 80,000 या लाख डॉलर्स तक भी जा सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि आपके पास इन्वेस्टमेंट या बजट हो, आप इसको इतना बड़ा ऊपर लेकर जा सकते हैं। 15% एवरेज में आप आराम से इसमें प्रॉफिट देखते हैं। अगर आप 1 लाख डॉलर्स भी सेल कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो आप 15% प्रॉफिट का आप अंदाज़ा लगा लें, $15,000 आपका वैसे ही आराम से बन जाता है इसमें। इसके साथ एक जो हैसल की जो मैंने बात की थी वो ये है कि इसमें आपको बंदे चाहिए। आप अकेले इसको 1 लाख डॉलर्स तक भी लेके मुश्किल से जा पाएंगे, तो आपको बंदे चाहिए। अब बंदे की 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं। एक शख्स आपसे ये कहेगा कि जनाब बंदे रखना, टीम मैनेज करना, उनके साथ हैसल हो जाएगा, फिर मेरा काम बढ़ जाएगा, मैं बंदे मैनेज करूं, ये वो, तो ये सारी बातें भी आती हैं। अच्छा, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहता हूं, क्योंकि मेरे पास बंदे ज़्यादा हैं, मेरे पास फिलीपींस में भी वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं, तो मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूं वो ये होता है कि मैं बिजी नहीं होता, मुझे वो बंदों को इतना ज़्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने ऊपर 2 बंदे ऐसे हायर किए हुए हैं जो मेरे अपने टीम मेंबर्स ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस हैं, वो उन बंदों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो वो जो लोअर लेवल पे जो बंदे हैं वो मुझ तक डायरेक्टली नहीं आते, वो मेरे उनके बीच में जो मैनेजर्स हैं उनके पास आते हैं, तो मुझे ये मैनेज नहीं करना पड़ता। अच्छा, मैं बैठ के प्रोडक्ट रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठ के ऑर्डर फुलफिलमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरे टीम मेंबर्स कर रहे हैं, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं होता। मैं फारिग होता हूँ या फारिग नहीं भी होता हूँ तो एटलीस्ट मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं ये फेसबुक पे आपके साथ, लोगों के साथ, कभी ट्रैवलिंग, कभी कुछ, बहरहाल मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे सुबह उठ के ऑर्डर फुलफिलमेंट करनी है या मुझे सुबह उठ के सोर्सिंग करनी है। ये काम मेरा नहीं है, ठीक है, ये मेरे टीम मेंबर्स का है। तो बड़ा आसान है कि आप इसको आउटसोर्स कर दें, अपने टीम मेंबर्स को ट्रेन करें, उनको काम पे लगाएं और बिस्मिल्लाह, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, मैं ये भी सोचता हूँ कि जब ऐसा काम हम कर रहे हैं जहाँ पे हम मज़ीद लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात है। अगर मैं ऐसा काम जानबूझ के ढूंढूं कि जिसमें मुझे बंदे ही ना रखने पड़ें, तो मैं अपने लिए तो सही सोच रहा हूँ, लेकिन शायद एक सम पॉइंट मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यार मैं जॉब्स नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमी को भी हेल्प नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी के लिए हलाल रोज़गार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरा ज़ाती सोच है मेरी, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक स्टोर के ऊपर, एक अमेज़ॉन के स्टोर के ऊपर 3 बंदे लगा दिए और मेरे पास 5 स्टोर्स हैं, तो मैंने टोटल 15 लोगों को रोज़गार का एक ऑप्शन बना के दे दिया है। वो मुझे पर्सनली बेहतर फील होता है कि ये 15 लोग काम पे लग गए मेरे बिजनेस की वजह से। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये एक ऑप्शन है। अब इसके अंदर टाइम कंजम्पशन की बात जो आती है वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, मेरे पास मल्टीपल अमेज़ॉन स्टोर्स हैं। मैं ये देखता हूँ कि जनाब मैंने एक स्टोर स्टार्ट किया, उसके ऊपर मैंने बंदे लगाए, उनको ट्रेन कर दिया, 1-2 बंदे जो मेन बंदे हैं उनको मैंने ट्रेन किया हुआ है, वो लोगों को ट्रेन करते हैं और वो नए स्टोर्स के ऊपर लगा देते हैं। काम चल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसीलिए प्रोजेक्ट मल्टीप्लायर आया था, क्योंकि मैंने लोगों को इन्वाइट किया कि जी ठीक है, मैं 1-on-1 ट्रेनिंग मैं खुद कराऊंगा और मेरे बंदे भी नहीं, मैं खुद कराऊंगा, और वो लोग जो हैं फिर वो इस प्रोजेक्ट मल्टीप्लायर के तहत आगे यही काम को मल्टीप्लाई करेंगे। ये लोग और जॉब्स भी क्रिएट करेंगे और ये लोग अपने लिए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेंगे और बड़ा आराम से होगा इंशाल्लाह।
तो ये प्रोजेक्ट मल्टीप्लायर था, और जो 1-on-1 का मेरी जो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट था वो ये वाला है। ठीक है, तीसरा बिजनेस मॉडल है इसके अंदर प्राइवेट लेबल का। अच्छा, प्राइवेट लेबल के लिए आपको तफसीलात ज़्यादा सुनने को मिलेंगी, क्योंकि इसको सिखाना आसान है लेकिन इसको लेके चलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूँ द मोस्ट रिस्की बिजनेस जो है अमेज़ॉन पे वो प्राइवेट लेबल है। ये मेरी ज़ाती सोच है, क्योंकि मैं खुद भी 2-3 प्राइवेट लेबल कर चुका हूँ अब तक, और मैं अपना इतना एक्सपीरियंस रखने के बाद भी मुझे भी जो है वो मुझसे भी नहीं संभलता इतना आराम से। अच्छा, ये अगर कहा जा रहा है कि जी असेट बिल्ड करना है और एक लिस्टिंग के ऊपर $3,000 का प्रॉफिट होगा और $1,00,000 में बेच दी जाएगी वो आगे 36 महीने के, उस पर वो नॉर्मली 100 में से शायद 3-4 लोग ऐसे कर पाते होंगे। तो 90 या 95% अगर रिस्क फैक्टर है उसमें, तो मैं ये कहता हूँ क्यों जाना है। क्योंकि प्राइवेट लेवल के लिए आपको जो है वो कम से कम 10 से $15,000 के बीच का अमाउंट आपको चाहिए होगा। 12,000 तो मिनिमम तकरीबन आप रख लें कि आपको $12,000 चाहिए एक प्रोडक्ट के ऊपर। अब मैं ये कहता हूँ कि होलसेल करने में मैं 20 प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ $2,000-$2,500 में। अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्वान्टिटी की बात नहीं कर रहा। और उसके ऊपर मैं खेल के देख सकता हूँ कि कौन सी अच्छी चल रही है, कौन सी बुरी चल रही है, और उसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैं पूरी फॉर्च्यून अपनी $12,000 $15,000 में कैसे लगा दूं, कोई और शख्स कैसे लगा दे। चले मेरे लिए तो $12,000 इतना मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों में से या वैसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो एक प्रोडक्ट को सर्च निकालते हैं, ढूंढते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं, सारा डेटा देख लेते हैं। उसके बाद उन्हें भी पता है कि जनाब 70-80% का फेलियर रेशो है, लेकिन वो 20% के ऊपर खेलते हैं, और इतनी बड़ी रकम। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर लेकर आपने लॉटरी खेल लिया, उसमें आपने एक साल भी लगाया। क्यों? आपको साल इसलिए लगेगा कि आपकी साल भर के लिए नींदें बर्बाद हैं, आपको गिव अवेज देने हैं, ब्लीडिंग लेनी है, आपको ये ख्याल रखना है कि रिव्यूज़ इतने आने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए। ज़्यादा आ गए तो अमेज़ॉन की पुलिस आ जाएगी, अमेज़ॉन जो है वो अकाउंट सस्पेंड कर देगा। अच्छा, आप सेल्स ज़बरदस्ती लाने के लिए जो है आपको डिफरेंट तरीके अप्लाई करने पड़ते हैं, जो कि ज़्यादातर ब्लैक हैट है। वो ब्लैक हैट इसलिए कहलाते हैं कि अमेज़ॉन ने तो ऑफिशियली साफ मना किया कि जी आप सेल्स वेलोसिटी पे कुछ नहीं कर सकते, जो तरीका हमारा है बस वही होगा, आप कुछ नहीं करें, लेकिन हमें करना है क्योंकि हमें प्रोडक्ट को रैंक करना है। अब वो रैंक करने के लिए प्रोडक्ट में हम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने मैनीचैट से, फेसबुक से ऐड चलाया, मैनीचैट से किसी को बोला जी जाओ परचेज़ करो, हम पेपाल से रिफंड करेंगे। इन सब चक्करों में अगर किसी ने कंप्लेन कर दी अमेज़ॉन को, तो आपका अकाउंट पे सस्पेंशन आ गई, जी आपने सेल्स वेलोसिटी को मैनिपुलेट किया है। रिव्यूज़ ज़्यादा आ गए तो अकाउंट सस्पेंशन में गए कि जी रिव्यूज़ के ऊपर आपने मैनिपुलेशन किया है। अच्छा, पेटेंट का बड़ा मसला है, कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का, ये सारे बड़े मसले हैं। कोई इमेज कहीं से मिलती जुलती लग गई, कोई नाम किसी से मिलता जुलता लग गया, कोई यूटिलिटी पैटर्न किसी से मिलता जुलता लग गया, तो मसला आपके लिए। लिस्टिंग हाईजैक का बड़ा मसला है कि अगर आपने मेहनत करी है 6 महीने, आपका ट्रेडमार्क फाइलिंग में है, प्रोसेस में है अभी तक ट्रेडमार्क, क्योंकि ट्रेडमार्क 9 महीने ले लेता है या उससे भी ज़्यादा ले लेता है। तो अगर वो नहीं आया और आपकी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो किसी ने लिस्टिंग हाईजैक कर ली, आपने जो मेहनत करी है 6 महीने वो फारिग हो गई। अब हमने सुना है और देखा है कि अमेज़ॉन ने IP एक्सेलरेटर का कोई प्रोग्राम वगैरह लॉन्च किया, जिससे अब ये ब्रांड रजिस्ट्री का मामला जल्दी हो जाता है, लेकिन आपको ऑफकोर्स उसके लिए भी फिर $1,000-1,500 तक की एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाती है। तो वो थोड़ा सा आपके लिए फिर भी जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मेरा ज़ाती ओपिनियन प्राइवेट लेवल के लिए हमेशा से यही रहा है, और मैं फिर से कहूँगा कि किसी के भी स्पेशली US से या जो अंग्रेज़ों के ग्रुप्स आप देखेंगे उसमें बड़े स्क्रीनशॉट्स लगे हुए नज़र आएंगे आपको, जी मेरे बंदे ने, मेरे स्टूडेंट ने जो है वो $50,000 कर लिया, $30,000 कर लिया। तो वो $30,000 का जब स्क्रीनशॉट लगा होगा तो आपको ये नहीं पता होगा कि पीछे उसको लाने में $50,000 वैसे ही लग चुका है, ब्लीडिंग में और कैंपेन्स में या गिव अवेज में। तो सिर्फ स्क्रीनशॉट्स देख के वो ना करें। मैं स्क्रीनशॉट्स पोस्ट नहीं करता हूँ ज़्यादातर, स्पेशली अपने तो नहीं करता हूँ, स्टूडेंट्स के कभी कभार करता हूँ ताकि दूसरे स्टूडेंट्स मोटिवेट हों, जो स्टूडेंट्स ने अगर किसी वजह से अपनी एजुकेशन जो स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट नहीं की हैं, ट्रेनिंग या रुके हुए हैं, या फॉर वट एवर रीज़न उनका रुका हुआ है काम, तो वो ज़रूर उसको देखें। लेकिन मेरे स्क्रीनशॉट्स के अंदर आपको कभी भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो बिगिनिंग के स्क्रीनशॉट्स होते हैं और रियल होते हैं सारे। तो
ड्रॉप शिपिंग में पीपीसी की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके से आपको कोई सेल्स वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के रिव्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही इन किसी चीज़ की आपको होलसेल में ज़रूरत है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर यहाँ पे प्राइवेट लेबल में आ रहा है। मैं ये कहता हूँ, अगर आपसे कोई ये कहता है कि जनाब ड्रॉप शिपिंग आपने कर दी तो सबसे बड़ा रिस्क है आपका अकाउंट हाथ से जाएगा। चलें जी, अकाउंट हाथ से चला गया, अब क्या? अकाउंट बनाना इतना मुश्किल तो नहीं है। अगर आपने $15,000 कहीं पे लगाया हुआ है प्राइवेट लेवल में, तब आपका अकाउंट हाथ से जाएगा, तो क्या वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है या जो ड्रॉप शिपिंग में अगर आपका अकाउंट गया था वो ज़्यादा अच्छा था? खुद सोचें। तो ड्रॉप शिपिंग में रिस्क फैक्टर जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप जो है वो रिटेलर से ड्रॉप शिप कर रहे हैं या इनवॉइसेस का मामला, ये 1 से 2 मामला हैं। प्राइवेट लेवल में इससे कहीं ज़्यादा मामला हैं, रिस्क के नुकसानात ज़्यादा हैं, ब्लीडिंग के अंदर आपका साल भर गुजर जाता है। मेरे पास लिटरली ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, फॉर्मल ट्रेनिंग ली है और जगहों से, और अभी भी उसके बावजूद भी वो लोग परेशान रहे हैं। उनका बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है कि जी हमारे इतने इतने पैसे लग गए, $20,000 लग गए ब्लीडिंग में और स्टॉक में और सब चीज़ों में, लेकिन अभी तक हम ऑर्गेनिक सेल्स पे नहीं आए। ये भी कह सकते हैं आप कि जी उनका मेंटोर अच्छा नहीं था या उन्होंने ट्रेनिंग अच्छी नहीं ली थी, लेकिन मेंटोर या ट्रेनर जो कोई भी होगा वो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। अगर आपने अच्छी बातें, उनके पॉजिटिव रिव्यूज़ कहीं से लिए हुए हैं तो बिल्कुल आप ट्रस्ट करना चाहें करें, लेकिन मैं अच्छे मेंटोर को तो रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन मैं उसके बाद भी अपना इतना बड़ा पैसा अब जो है मैं समझता हूं कि नहीं लगाना चाहिए। सबसे बड़ा मसला मेरे अपने साथ, जो मेरी दूसरी एक लिस्टिंग थी जो हमने कोई 3 महीने पहले लॉन्च की थी, 2 महीने पहले, उसमें बड़ा आसान था क्योंकि वो ट्रेडमार्क उसका आया नहीं था, और बड़ा आसान था कि एक कंपेटिटर सेलर जो था दूसरा, उसके लिए बड़ा आसान था कि हमारी लिस्टिंग को मॉडिफाई किया, मीटू किया, उसको मॉडिफाई किया, उसमें पेस्टिसाइड्स का लफ्ज़ जाके लिख दिया। पेस्टिसाइड्स का लफ्ज़ लिखने का मतलब ये होता है कि आपकी लिस्टिंग फ़ौरन ही टेक डाउन कर देता है अमेज़ॉन, क्योंकि वो फिर कहता है कि जी आप उसका टेस्ट दें पेस्टिसाइड्स के लिए, यूएस के सेलर होना चाहिए सिर्फ। अगर आप यूएस के सेलर नहीं हैं तो आप वैसे ही सेल नहीं कर सकते पेस्टिसाइड की कैटेगरी। वो कोई भी कैटेगरी का आइटम हो, चाहे वो मेरा जो आइटम था वो स्टेशनरी की कैटेगरी का था, वो स्टेशनरी के आइटम को जो है उन्होंने पेस्टिसाइड्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया और लिस्टिंग डाउन कर दी। तो जी अब वो लड़ रहे हैं उसके लिए, क्यों? क्योंकि मेरा तो $11,000 उसके ऊपर अब तक लग चुका है 2 महीने में। उसके बाद उसका स्टॉक भी पड़ा हुआ है वहाँ। अगर खुदा न खास्ता वो लिस्टिंग वापस रीअप नहीं करता अमेज़ॉन तो मैं क्या करूँगा? तो ये मैं खुद आपके लिए रियल लाइफ एग्जांपल में आपके सामने बैठा हूँ। अब इन तीनों बिजनेसेस की हमने बात कर ली। चौथा एक और बिजनेस जो मैं इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, मैं उसकी ज़्यादा तफसीलात नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें आपको बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको रिव्यूज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको ड्रॉप शिपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको होलसेल करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको LLC भी नहीं चाहिए यूएस में या यूके में नहीं कर सकते, अभी यूएस में कर सकते हैं सिर्फ फ़िलहाल। तो ये बिज़नेस इंशाल्लाह मैं सेमिनार जो हम करेंगे दिसंबर 1 2019 को, या जो शख्स जो लोग आगे ये वीडियोस देखेंगे तो 1 दिसंबर 2019 को ये सेमिनार होगा। इंशाल्लाह मैं इसमें ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बिल्डअप कर दी हैं, जिसमें जो लोग कह सकते हैं कि जी हम गरीब हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको भी फ़ायदा है। दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है और वो बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा लेना है इन्वेस्टमेंट का, बात सिर्फ इतनी है कि वो पैसा लेकर किसी और को साथ काम पे लगाना है, तो जो गरीब होगा उसका भी काम हो जाएगा, जो अमीर होगा उसका भी काम हो जाएगा, प्रॉफिट उसको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा, दोनों से। मैं बीच में हूं अगर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रस्ट फैक्टर लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है थोड़ा सा, कि मुझे मेरी शक्ल देख के मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर लोग पैसा लगा देते हैं, और ये ऑफ कोर्स मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बिल्डअप करूं ताकि एटलीस्ट वो क्रेडिबिलिटी या वो ट्रस्ट का जो है फ़ायदा ऐसे लोगों को भी पहुंचे जो डायरेक्टली खुद इन्वेस्टमेंट जनरेट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स इसमें ट्रस्ट का मैटर उनके लिए भी आएगा, मेरे लिए भी आएगा कि मैं उन पर ट्रस्ट करूं या नहीं, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह ताला असबाब बना देता है और ऐसे मामला बन जाते हैं कि हमें इतना बड़ा मसला नहीं होता है।
तो इंशाल्लाह वो सेमिनार ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। कराची में होगा वो फ़िलहाल, बाकी दूसरे शहरों का मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मेरी कोशिश होगी कि एज सून एज़ पॉसिबल मैं लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ जाऊँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो कराची में है। तो जो लोग कराची में हैं वो ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी लोगों को इंशाल्लाह तफसील 1 दिसंबर के बाद उसकी भी मिल जाएगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।